हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेत्रपाल सिंह। आप देख रहे हो आपका अपना चैनल ARD डिबेट्स एंड पॉलिटिकल रिएक्शन। इस वीडियो में आप देखोगे डॉक्टर रंगनाथन आनंद ने विपक्षी पार्टियों के प्रवक्ताओं को धूल चटा दी, जो कि खुलेआम दंगाइयों का सपोर्ट कर रहे थे। इसमें वह उमर खालिद का भी सपोर्ट कर रहे थे। तो आप ये वीडियो देखकर बताइए वो सही कर रहे थे या गलत, और अपनी राय कमेंट में दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। देखिए, समझ में आ रही है, लेकिन अब उनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये 7वीं बार है कि बेल डिनाई करी है इन दो लोगों को, जिनमें से एक ने कहा कि भारत को काट दो, चिकन नेक को, और दूसरे ने कहा कि ये कैसी स्वतंत्रता है भारत में जब हमने कश्मीर को ऑक्यूपाई किया हुआ है। ये दो लोग हैं, दो ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट्स और अब सुप्रीम कोर्ट ने इनको बेल डिनाई करी है। तो ये लोग जो कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, ये जाएं तो जाएं का इनको समझ में नहीं आ रहा है। इनको अब ये मानना पड़ रहा है कि ये मोदी नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि उमर खालिद और शारजिल इमाम को जमानत नहीं मिली या उसका मुकदमा 5 साल से लटका हुआ है क्योंकि वो मुसलमान है, क्या वो ये भी कहेंगे कि कर्नल पुरोहित को 8 साल तक जमानत नहीं मिली, उनका मुकदमा 10 साल तक चला क्योंकि वो हिंदू हैं? ये इनकी लॉजिक है। नंबर 1 नाविका, 3 पॉइंट्स बहुत ब्रीफली। एक, मैं एक पूर्ण स्वतंत्र अभिव्यक्ति का समर्थक हूं, जो सबसे घिनौने और बुरे लोगों के स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार के लिए खड़ा रहता है। लेकिन यहां यह पूरा मुद्दा जो है वो स्वतंत्र अभिव्यक्ति का नहीं है। नफरत भरा भाषण देना एक बात होती है, और वैसे भी मैं नफरत भरे भाषण को स्वतंत्र अभिव्यक्ति में शामिल करता हूं, लेकिन सांप्रदायिक दंगों की योजना बनाना, आयोजित करना, भीड़ के आगे रहकर लाठियां लेकर चलना, भीड़ को भड़काना, पुलिस की बैरिकेड्स को हिंसक तरीके से धक्का देना, गैर कानूनी सभा और दंगे में दोषी होना, अब ये सब स्वतंत्र अभिव्यक्ति का मुद्दा नहीं रह जाता नाविका। ये गंभीर आरोप है जो नफरत भरे भाषण से नहीं बल्कि भड़काने और दंगे की योजना से जुड़े। नंबर 2, बहुत ब्रीफली, हाँ, जो लोग कहते हैं कि जमानत नियम होनी चाहिए और जेल अपवाद, लेकिन यहां थोड़ी समझ की बात करें भाई साहब। हर अंडर ट्रायल को जमानत नहीं मिलती, ये कोई लॉ और रूल नहीं है। जमानत देने के भी नियम है। भागने का खतरा, राष्ट्र को खतरा, सबूत नष्ट करना, गवाहों को डराना भड़काना, ये और कई अन्य बातें अदालतें सोचती हैं जमानत देने से पहले। झक मरा रही है, ऐसी कौन सी इंक्वायरी कर रही है जो ट्रायल तक शुरू नहीं कर पा रहे हैं? आपकी नियति नहीं है ट्रायल करना। नाविका, आप ये देखिए, सरकार क्या झक मरा रही है जो आपको सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा लॉ आता है क्या? नहीं, अश्विनी जी, आप सुप्रीम कोर्ट से लॉ के ज्यादा बड़े विशेषज्ञ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी दलीलें सुनी है ना? नाविका, 10 सेकेंड। बिल्कुल आनंद जी, मैं बस खत्म करने वाला था, इसलिए कांपने लग गए। इस मामले में इस प्रक्रिया को क्यों नजरअंदाज किया जाए? क्या ये कुछ खास लोग हैं? नंबर 1, क्यों रीजन है? पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने रिकॉर्ड पर कहा है नाविका कि बचाव पक्ष जानबूझकर सुनवाई में देरी कर रहा था और स्थगन की मांग कर रहा था। नंबर 2, ये सबसे जरूरी है, जमानत की सुनवाई अदालतों में दर्जनों बार हो चुकी है। 3000 पेज का चार्जशीट है, 30,000 पेज के सबूत हैं, 133 पेज का आदेश है, उसके बाद जमानत नहीं दी गई। और वैसे भी भारत में 74% कैदी अंडर ट्रायल हैं जो जेल में बिना जमानत के सड़ रहे हैं। इन दो लोगों से आपकी क्या लगाव है कि इन दोनों को सबसे आगे? बहुत बड़ा सवाल, इन दोनों के साथ क्या लगाव है? ये सवाल सोमनाथ भारती जी मैं आपसे पूछना चाहती हूं। मैं ये भी आपसे पूछना चाहती हूं क्योंकि आप तो लॉयर भी हैं, आप नेता भी हैं, आप मंत्री रह चुके हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि ये जब मामला फोरम शॉपिंग का होता है, यानी कि कई बार खुद विड्रॉ किया गया बेल एप्लीकेशन कि नहीं हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, नहीं हम हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, हम ट्रायल कोर्ट जाएंगे, फिर कभी इधर आते हैं, फिर कभी विड्रॉ करते हैं, इस सब पर टिप्पणी कोर्ट ने की है, तब किसी ने सवाल नहीं उठाए। आज जब बेल नहीं हुई तो सवाल उठाए। जिन 5 को मिल गई बेल, उनके ऊपर कोई सवाल नहीं है। उस वक्त कोई नहीं कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट हैज बीन जस्ट एंड फेयर। लेकिन उमर खालिद जो कहता है कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, और शर्जील इमाम जो नॉर्थ ईस्ट को काटना चाहता है,
ये दोनों पोस्टर बॉयज बने हुए हैं कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के। आप इसे कैसे देखते हैं? नाविका जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इसमें बोलने का मौका दिया। देखिए, जजमेंट जो है बहुत कुछ कहता है। देखिए, साफ साफ ये कह दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग है अगर आप उसको उस एंगल से देखते तो, कि चूंकि देयर इज ए प्राइमा फेसाई ए केस एस्टैब्लिश्ड अगेंस्ट उमर दोस्त जेंटलमैन सर्जिल इमाम एंड उमर खालिद, और इसीलिए हम उनको बेल नहीं दे रहे हैं, बिकॉज वो सेक्शन 43D5 कहता है ऐसा, अगर प्राइमा फेसाई केस दिखता है तो। और बेल जिनको दे रहे हैं 5 लोगों को, इसका मतलब उनके खिलाफ प्राइमा फेसाई केस नहीं बनता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि उन 5 के खिलाफ प्राइमा फेसाई केस नहीं बन रहा है, तो सोचिए इन 5 लोगों को आप 6 साल जेल में रखते हैं, किस आधार पर? उस अन्याय का क्या होगा? दैट्स क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, यूएपीए के अंदर कहीं भी नहीं लिखा है कि ट्रायल अगर ना चले तो क्या होगा। इसी देश ने, हम सब ने देखा, कसाब को 3 साल के अंदर, जिसके खिलाफ ओपन एंड शट केस था, उसको गोलियां चलाते सबने देखी, लोगों को मारते सबने देखा, खुल्लम खुल्ला आतंकवाद, खुल्लम खुल्ला वायलेंस सबने करते देखा। लेकिन 3 साल ड्यू प्रोसेस फॉलो करके पूरे भारत के अंदर और पूरे दुनिया में स्टैब्लिश किया कि भारत कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, भारत के अंदर ड्यू प्रोसेस चलता है, रूल ऑफ लॉ है, और 3 साल में उसको कन्विक्ट करके फांसी पर चढ़ा दिया। आप यहां 5 साल तक ट्रायल शुरू नहीं करते। हम कह रहे हैं कि उमर खालिद हो और सर्जिल इमाम हो, जो मर्जी हो, ट्रायल कंप्लीट करो, कन्विक्ट करो और उसको चढ़ाओ फांसी पर, अगर वो उस प्रकार से निकलता है तो। मुसीबत ये नहीं है, कोई भी देशभक्त इस वक्त ये नहीं कह रहा कि उमर खालिद को बचा लो, सर्जिल इमाम को बचा लो, सब ये कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं 6 साल माफ कीजिएगा, सब कह रहे हैं कम्युनल कहा गया है, ये कम्युनल एजेंडा है उमर खालिद और शर्जील इमाम के साथ, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। आप कांग्रेस के साथ सहमत है कि नहीं है? पोजीशन क्लियर करिए। यहाँ देशभक्ति की बात नहीं है, यहाँ बात है कि आप धर्म विशेष के ऊपर क्या जजमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देख पा रहा हूं कि आज बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। साफ साफ कहा, 2 इंटरवेंशंस कमिंग इन। पहले आनंद रंगनाथन, प्रदीप भंडारी आ रही हूं। आनंद रंगनाथन, आपकी क्या ऑब्जेक्शन है? नाविका, देखिए, मैं सोमनाथ जी की बहुत इज्जत करता हूं, आप भी जानती हैं, मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन आज ये देखिए कैसे घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। ये कहना चाहते हैं कि हमारी न्याय व्यवस्था को चेंज करो। अरे भाई, सब जानते हैं 53 मिलियन केसेस पेंडिंग है, क्या आज रात को सब सेट कर दिया जाए? जो 74% ऑफ इंडियन प्रिजनर्स अंडर ट्रायल्स हैं, सबकी बेल सुनवाई आज रात को हो जाए? ये इसलिए कह रहे हैं कि इनको अब खटक रहा है कि भाई इनके चाहते शर्जील इमाम और उमर खालिद 5 साल से अंदर क्यों हैं, जब 8 साल से कर्नल पुरोहित अंदर थे, जेल में सड़ रहे थे, 10 साल तक केस ड्रैग हुआ, उसके बाद सोमनाथ जी गलत बात है। देखिए, मैंने आपको सुना, देखिए आप मेरे किस तरह के भाई हुए जो आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। सोमनाथ जी, बहुत गलत बात है। नहीं, पर ये बात सही है, ये बात सही है। कर्नल पुरोहित के लिए किसी ने आंसू नहीं बहाए थे, किसी ने सवाल नहीं पूछा था, किसी ने इसको ये नहीं कहा कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, किसी ने नहीं कहा कि जस्टिस डिनाइड है, ये कोई नहीं कह रहा था। क्यों भाई? क्योंकि एक वोट बैंक है, एक धर्म विशेष है, जिस पर इतना कुछ कहा जा रहा है कि ये केस कम्युनल है, सरकार कम्युनल है, तो सुप्रीम कोर्ट भी कम्युनल है। सवाल बताइए, जवाब ये भी दीजिए प्रदीप भंडारी के ट्रायल शुरू क्यों नहीं हो रहा? ये सवाल तो जवाब नविका जी, इसका जवाब पूर्व में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ ने दे दिया ऑन रिकॉर्ड, और ये कहा कि 7 बार से ज्यादा एडजर्नमेंट तो जाकर इनके एक्यूज के वकीलों ने किया था। पर मैं बड़ी बात करूंगा, असली बात बताता हूं क्या दिक्कत है आम आदमी पार्टी को, क्योंकि आम आदमी पार्टी है जिसके खुद के ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों के अंदर जेल के पीछे काट चुके हैं। यही ताहिर हुसैन जिसने आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या के पीछे वन ऑफ द आरोपी था, और उस वक्त आम आदमी पार्टी के संजय सिंह उसको डिफेंड करने गए थे। तो जो
लोग दिल्ली दंगे के आरोपी को डिफेंड करे जो आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या के खिलाफ नहीं बोल सकते, वो क्या बात करेंगे? इनको चिड़ बात की है कि इनको शर्जील इमाम और उमर खालिद और अफजल गुरु जैसे लोगों में वोट बैंक दिखता है। शर्म की बात यह है कि मेरे मित्र ने सुप्रीम कोर्ट को भी गलत कोट किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि जिनको उन्होंने बेल दिया उनपे कोई प्राइमा फेसी केस नहीं बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जिनको बेल नहीं दी है उनपे हायर केस बनता है, और ये है जस्टिस अरविंद कुमार और एमबी इंजीनियर के अंदर यूएपीए के पूर्व में 28 नवंबर 2025 में। मैं मोटी बात कहूंगा नविका जी, क्या कोई देशभक्त व्यक्ति कभी कह सकता है कि भारत से कश्मीर को अलग करो? क्या कोई देशभक्त व्यक्ति कह सकता है कि चिकन नेक को अलग करो? क्या कोई देशभक्त व्यक्ति कह सकता है कि अनएक्सेप्टेबल है? इसमें कहीं मेरे दिमाग में कहीं दो राय नहीं, और इस देश में जो इस देश से मोहब्बत करते हैं उनके दिमाग में कोई दूसरी राय है ही नहीं कि इस देश के टुकड़े नहीं हो सकते। मुझे कहने में बिल्कुल हिचक नहीं होती, लेकिन लोगों को इंटेलेक्चुअल करार देना है, उनको जो कहते हैं चिकन नेक से काट दो। सवाल पब्लिक भी पूछ रही है, और आईपी सिंह जी जरूर सुनिएगा ये सवाल। अंकित चौहान देहरादून उत्तराखंड से पूछ रहे हैं, शर्जील इमाम और उमर खालिद को जमानत नहीं देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, तो फिर मोदी विरोधी क्यों इतने आग बबूला है? शुभम मलिक का दिल्ली से सवाल है, चिकन नेक को देश से अलग करने की बात करने वाला दंगे के आरोपी को निर्दोष बताकर क्या कवर फायर दिया जा रहा है? क्यों कवर फायर दिया जा रहा है? आईपी सिंह जी जरा जवाब दे दीजिए, जनता पूछ रही। देखिए, सवाल आप ही के हैं और आप खुद उसका जवाब भी दे देती हैं। मैंने सवाल तो नहीं है, जनता के हैं, पब्लिक के हैं सर। है कि नहीं, इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्ट शब्द ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जिस पर मैं बहस कर रहा था। आपने कहा कि नहीं साहब ये तो इंटेलेक्चुअल्स का, आप बताने लगे कि नहीं साहब वो इंटेलेक्चुअल्स हैं, इस वजह से जो है पढ़े लिखे थे, आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे। अरे मैं तो ये कह रहा हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आज स्टैंड लिया है, ये आगे चलकर बड़ी समस्या बनने वाला है। सवाल यहां था, और रही कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में वो क्या कहते हैं, उनकी पहले की ओपिनियन क्या है, क्योंकि मैं छात्र नेता रहा हूं और छात्र संघों में और विश्वविद्यालयों में बहुत से छात्र नेताओं से बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं। नहीं, तो आप मानते हैं कि शर्जील इमाम ने महज एक गलती की थी, उकसा नहीं रहे थे लोगों को? महज एक गलती है, छोड़ देना चाहिए, बच्चा है, छोड़ दो, जाने दो। नहीं, आज सांडिल्य जी ने तो कुछ और ही कह दिया। वो तो भारत सरकार के मंत्री हैं। मैं समझता हूं कि वो तो सुप्रीम कोर्ट जो नहीं कहना चाहती है, जो नहीं कह रही है, वो तो केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं। आप सोचिए कि संविधान की वो शपथ लिए हैं और किस तरह की हार्ड भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। क्या हम देश के उद्योग पर चर्चा नहीं कर सकते? क्या अमिताभ प्रदीप भंडारी जी जवाब दीजिए, प्रदीप भंडारी जी जवाब दीजिए। हम क्यों एनएसए नविका जी, मैं आपके शो पे ओपनली कहता हूं, शर्जील इमाम और उमर खालिद देशद्रोही हैं, जिन्होंने भारत से अपने नॉर्थ ईस्ट अलग करने की बात करी, जिसके विचार में भारत से नॉर्थ ईस्ट अलग करने की बात आई। आईपी सिंह आपके लिए वो कौन है? सबसे बड़ा आपके लिए वो क्या है? मासूम है? बता दो देश की जनता को। पार्टी के माननीय यशवंत सिन्हा जी, स्वर्गीय यशवंत सिन्हा या किसी और सिन्हा को बाद में बताना, पहले बताओ क्या जो कहे कि भारत से चिकन नेक को अलग कर देना चाहिए वो देशभक्त है कि देशद्रोही है? लोग आ गए, क्या वो कहना चाहते हैं? क्या उनकी राजनीति है? क्या उनकी दशा है? ये तो दिशा दशा छोड़ो, सोते जब सवाल ये भी है। अशोक कुमार जयपुर राजस्थान से पूछ रहे हैं, कांग्रेस नेता से मेरा सवाल है, क्या नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के निर्माण का विरोध वोट बैंक की राजनीति के लिए किया था? अगर नहीं तो फिर क्यों किया, बताएं। प्रवीण पाठक पटना बिहार से पूछ रहे हैं, कांग्रेस और मोदी विरोधी दलों को मंदिर से ज्यादा दिक्कत है या फिर मोदी से? अश्विनी जी जवाब दे दीजिए। नाविका जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा प्रोपोगेंडा चला रही है कि माननीय अमित शाह जी बहुत सारे ऐसे फैसले ले सकते हैं जिसका मोदी जी विरोध करते हो। ये तो वही बात हुई, सोमनाथ मंदिर सरकार के आदेश से
कांग्रेस सरकार के आदेश से बनवाया गया। वो कांग्रेस सरकार ने नेहरू जी ने नहीं बनवाया। राम मंदिर कोर्ट के आदेश से पब्लिक ट्रस्ट बनवाया गया, वो मोदी जी ने बनवाया। गजबे लॉजिक है, ये कौन सा लॉजिक है? आपने नेहरू जी की चिट्ठियां नहीं पढ़ी तो गजबे नॉलेज है, गजबे इंटेलेक्चुअलिज्म है। नेहरू जी की चिट्ठियां पढ़ लीजिए ना, मुंशी जी को भी लिखी थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी लिखी थी। अब दोनों तरफ से, एक तरफ ट्रस्ट भी बन रहा है, एक तरफ जाने से भी रोक रहे हैं, कह रहे हैं ये काम इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए, देर लगनी चाहिए। कमाल है, दोनों तरफ कैसे खेल लेते हैं अश्विनी जी। मैं आज पूछना चाहती हूं आतिकुर रहमान से। आतिकुर रहमान, एक वाक्य कहा आईपी सिंह जी ने कि छात्र नेता जो होते हैं वो कभी कभी गलतियां कर देते हैं। शर्जील इमाम जी की जो उम्र है मैं देख रही हूं 38 साल की है, तो चलिए 5 साल पहले 2020 के समय जब ये सब कुछ हुआ था तो चलिए 33 साल की होगी। बच्चा है कहकर छोड़ दिया जाए, क्या ये तर्क सही है? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?